ये कहानी का 9वां भाग है, तो कहानी को समझने के लिए कहानी का पिछला भाग जरूर सुन लीजिए। अब आगे तभी अचानक पीछे से बहुत सारे लोग आ जाए हैं और दनादन फायरिंग शुरू हो जाती है। अथर्व अकेला नहीं आया था, उसके साथ पूरी पुलिस फोर्स आई थी। देखते हैं देखते सब ढेर हो जाए हैं। अथर्व अपने हाथ में वापस गन लेता है और मंडप की तरफ जाता है। उसके पीछे नील के साथ करीब 20 पुलिस वाले थे। अथर्व मंडप में जाता है और पवन को एक थाप्पड़ मारकर उसे लात मारता है। वो नीचे गिर जाता है। तभी मंत्री जी वहां आते हैं और कहते हैं, तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? माना कि राणा जी का बेटा है, पर तू होता कौन है? अथर्व मंत्री के सर पर गन रखकर कहता है, मैं तुम सबका बाप एसीपी अथर्व राणे। अब समझ आ गया कौन हूं मैं? तुम्हारा बाप हूं मैं और तुम सब अब जेल में जाओगे। तभी मंत्री कहता है, ये मत भूलो एसीपी, मैं तुम्हारी वर्दी अभी उतरवा सकता हूँ। तो अथर्व उससे कहता है, तू भी ये मत भूल मंत्री के मैं एसीपी के साथ कौन हूँ। मेरे एक इशारे पर तेरी सत्ता और तू जमीन पर आ जाएगा। तभी जयसिंह वहां आते हैं और कहता है, आखिर हमारा कसूर क्या है एसीपी साहब, जो आप यहाँ आए? ही तभी अथर्व नील को कहता है, ऑफिसर जरा ठाकुर साहब को उनका कसूर तो बताओ। जी सर, अभी बता देते हैं। ठाकुर साहब, आपने ऑन ड्यूटी एसीपी साहब के ऊपर गोली चलवाई के एक लड़की की जबरन शादी करवा रहे हो, ये आप पर आरोप है। तभी जय सिंह ठाकुर हंसने लगता है और कहता है, साबित कैसे करोगे एसीपी? और अथर्व को गुस्सा आ जाता है और एक जय सिंह को एक थप्पड़ मार देता है। तभी कुछ लोग अथर्व की तरफ बढ़ते हैं, पर पुलिस फोर्स उन्हें वहीं रोक लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती ठाकुर? अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर रहे हो जो कि एक अपराधी है, जिसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा है। जब तक इसके शरीर से एक एक बूंद खून की निचोड़ नहीं लूंगा, इसे मैं छोड़ने वाला हूँ। तभी अनामिका वहां आ जाती है और अथर्व का कॉलर पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पापा को हाथ लगाने की? तुम अपने आप को हीरो समझते हो? तो अथर्व कहता है, ओ मैडम, हम हीरो समझते नहीं हैं। हम कल भी हीरो थे, हम आज भी हीरो है और हमेशा रहेंगे। तो अनामिका कहती है, हम जान ले लेंगे आपकी। तक अथर्व कहता है, हमारा कॉलर छोड़ दीजिए वरना आपको भी जेल जाना होगा। तभी अनामिका कहती है, जेल जाने दे, डरता कौन है? तो अथर्व नील को कहता है, मैडम को हथकड़ी लगाओ और हमारी गाड़ी में बिठा दो। मंत्री को छोड़ देना, बाकी सबको घसीट कर अंदर डालो जीप में। इन सबकी हेकड़ी तो आज हवालात में निकालता हूँ मैं। डालो इन सबको जीप के अंदर। तभी मंत्री वहां आ जाता है और कहता है, तुम इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, अच्छा नहीं होगा। अथर्व, देखो साहेब, अगर अपनी इज्जत बचाने चाहते हैं तो दूर रहो वरना ऐसी जगह मारूंगा जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मंत्री ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। अथर्व नील को कहता है, अंदर करो सबको, जो नहीं आए एक उसे एक लगा देना। ये कहकर अथर्व गाड़ी में बैठ जाता है और नील सबको अरेस्ट करके जीप के अंदर डाल देता है। पर अनामिका चलने के लिए तैयार नहीं थी। अनामिका, देखो, तुम एक लड़की को बिना लेडी पुलिस के हाथ नहीं लगा सकते, बोल दो अपने सर को। नील आकर अथर्व को बोलता है कि सर, वो ड्रामा कर रही है, कह रही है लेडी पुलिस बुलाओ। तभी अथर्व गाड़ी से बाहर आता है और कहता है, नील मैडम के लिए लेडी पुलिस बुला लो थाने से, और अगर ये फिर भी नहीं आए तो उसी लेडी कांस्टेबल से कह देना एक लगाए और डाल दे अंदर। थोड़ी देर बाद लेडी पुलिस भी आ जाती है और अनामिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप अथर्व वाली गाड़ी में बैठ जाती है। बाकी सबको नील दूसरी गाड़ी में लेकर आ रहा था। अनामिका गाड़ी में बैठ तो गई थी, पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो किसी को मार दे, पर वो कुछ नहीं कर सकती, बस एक अथर्व को घूर कर देख रही थी। इतने में सब पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और सबको गाड़ी से निकला जाता है। अम्मा जी को अंदर डाल दिया जाता है और पवन को अलग जेल में रखा जाता है। अनामिका अब भी बाहर ही बैठी हुई थी। तभी ठाकुर की बेल के कागज लेकर आता है और कहता है,
एसीपी ये रहे बेल के पेपर्स, तुम इन्हें अंदर रख नहीं सकते हो, तुम्हें अभी इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अथर्व ने एक नज़र देखा और बोला, रात हो रही है ठाकुर साहब, तो अभी तो किसी की बेल नहीं मिलने वाली है। ठाकुर साहब दांत कड़कड़ाते हुए बोले, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो एसीपी, तुम्हें तो हम देख लेंगे। अथर्व शौक से देखिएगा, फिलहाल थाने में भीड़ मत कीजिए और जेल में जाइए। ठाकुर साहब पैर पटकते हुए पुलिस वाले के साथ जेल के अंदर चले गए और अथर्व ने मंत्री के बेटे को घसीटते हुए जेल में डाला। अनामिका को शाम से पहले अरेस्ट किया था, इसलिए उसे भी जेल में डाल दिया। अथर्व अपने केबिन में चला गया और उसे अपने कमरे से अनामिका का कमरा साफ दिख रहा था। वो जेल में पत्थर की बनी स्टूल पे बैठी थी और फर्श को घूरे जा रही थी। उसे तो इन सब की बिल्कुल आदत नहीं थी। अथर्व काफी देर तक देखता रहा, फिर उठकर बाहर आ गया। थाने में चहल पहल कम थी। अथर्व उसके पास गया और जेल का दरवाजा खुलाया, पर अनामिका ने एक नज़र उस तरफ नहीं देखा। अथर्व अंदर आया और जेलर को बाहर भेज दिया। उसने देखा कि खाना वैसे ही पड़ा है, अनामिका ने उसे छुआ नहीं था और वो ज्यों की त्यों बैठी थी। अथर्व ने थाली बढ़ाई और अनामिका की तरफ करते हुए बोला, काफी देर से कुछ नहीं खाया है तुमने, दुश्मनी मुझसे है ना? खाने से थोड़ी। अनामिका ने उसे कहर भरी नजर से देखा और फिर हिकारत से दूसरी तरफ नजर घुमा ली। अथर्व ने उसके पास खाना रख दिया और थोड़ी दूरी पे बैठते हुए बोला, तुम उस लड़के से शादी करना चाहती थी? अनामिका फिर चुप ही रही। अथर्व, जब नहीं करनी थी तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अनामिका गुस्से में उठी और उसकी तरफ घूमते हुए लगभग चिल्लाई, तुमसे मतलब? अथर्व राणा की मेरे साथ क्या होता है? मेरे साथ कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, इस बात से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अभी एक पुलिस वाले हो और मुझे बेवजह विक्टिम बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया है और ये ही हमारा रिश्ता है। बाकी का हिसाब बाहर जाकर अच्छे से चुका दूंगी, वो भी ब्याज समेत। अथर्व उठते हुए बोला, ऑन ड्यूटी ऑफिसर की कॉलर पकड़ने का अंजाम तो आप जानती होंगी ना? इतनी पढ़ी लिखी तो आप हैं। अनामिका को वैसे ही गुस्सा आ रहा था और अब अथर्व ने उसे और गुस्सा दिला दिया। अनामिका आगे बढ़ी और उसकी कॉलर वापस पकड़ते हुए बोली, अब क्या ख्याल है ऑन ड्यूटी ऑफिसर? अभी भी मैंने तुम्हारी कॉलर पकड़ रखी है और क्या कर लोगे तुम? 3rd डिग्री टॉर्चर दोगे? बोलो ना। कुछ पुलिस वाले उस तरफ बढ़े तो अथर्व ने हाथ से रुकने का इशारा किया और अनामिका की आंखों के गुस्से को साफ तौर से देख पा रहा था। अनामिका ने अथर्व को हल्का सा धक्का दिया और जाकर अपनी जगह बैठ गई और फर्श को घूरते हुए बोली, बेहतर होगा कि बाहर चले जाओ, हमारा हिसाब हम अच्छे से कर लेंगे। अथर्व ने कंबल उठाई और उसे ढकते हुए बोला, हिसाब तो मुझे भी बहुत से चुकते करने हैं, लेकिन फिलहाल तुम मेरी पुलिस चौकी हैं हो और सर्दी वर्दी लग गई तो खामखा खर्चा हो जाएगा। अनामिका उसे फिर घूरने लगी तो वो मुस्कुराते हुए लॉकअप से बाहर निकल गया और बाहर चला गया। अनामिका अब जेल का सहारा लेकर बैठ गई और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। अगली सुबह अथर्व पुलिस स्टेशन आया तो उसकी नज़र अनामिका के लॉकअप की तरफ चली गई। अनामिका सो रही थी और बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पे आ रही थी। अथर्व मुस्कुराते हुए केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर के आदमी आए और बेल के पेपर ले आए। अथर्व ने इशारा किया तो मंत्री और उसके बेटे को छोड़ सबको बाहर लाया गया। अनामिका के चेहरे पे खामोशी पसरी थी। सबने बेल के पेपर्स पे साइन किए और उठ गए। जयसिंह ने अथर्व को धमकी भर लहजे में देखा और अनामिका को पकड़ते हुए बाहर जाने लगा। अनामिका ने आंखों की भाषा में कहा, तुम्हें तो हम देख लेंगे राणे। अथर्व भी मुस्कुरा दिया, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आराम से देखो। अनामिका गुस्से में बाहर निकल गई।
ऐसे ही मोटिवेशनल रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप लोग भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। हम ज़रूर वैसी ही कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।